एवरीवन पे अटेंशन। आज हम शुरू करेंगे मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। अगर आप करोगे तो आपका एसपी का भी एक चैप्टर कवर हो जाता है करीब करीब। और ये बहुत ही ज्यादा सिमिलर लेवल पे चलता है इकोनॉमिक्स और एसपी में। फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। अब देखो समझिए दोस्तों, इसको मैं पूरा स्ट्रक्चर लगा के दूंगा और मेरे साथ ही लर्न कीजिए, क्योंकि बाद में वो चैप्टर होगा नहीं, रही एक चैप्टर बाकी है। ये हो गया तो अपना इकोनॉमिक्स अब ऑलमोस्ट सब डन हो जाएगा करके। सबसे पहला क्या सीन है देखो। पहला, व्हाट डू मीन बाय फाइनेंस? पैसा। उन्होंने कहा कि बैकबोन, मतलब सर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके इकोनॉमी में पैसा नहीं ना, फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। फाइनेंस इज बेसिकली रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ व्हाट बेटा? मनी। इट इंक्लूड्स फंड्स नीडेड बाय इंडिविजुअल, बिजनेस हाउसेस, गवर्नमेंट फॉर वेरियस पर्पस। अब जब हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो पैसा किसे लगता है? आपको, मुझे, इंडिविजुअल, टाटा अंबानी बिजनेस, मोदी सरकार, गवर्नमेंट। तो ये सबको पैसा लग रहा है। क्या इंक्लूड हो रहा है सर? इट इंक्लूड फंड नीडेड बाय इंडिविजुअल्स, बिजनेस हाउसेस एंड गवर्नमेंट फॉर वेरियस यूजेस। इसीलिए दस फाइनेंस इज कैटेगराइज एज अ पर्सनल फाइनेंस, जो इंडिविजुअल को लग रहा है। जो बिजनेस को लग रहा है उसे मैं क्या कहूंगा? कॉर्पोरेट फाइनेंस। और जो गवर्नमेंट को लग रहा है उसे मैं क्या कहूंगा? पब्लिक फाइनेंस। क्या ये लाइन समझा क्या अभी यहां तक? उन्होंने क्या बताया? फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक। बेसिकली इट रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ व्हाट? मनी। इट इंक्लूड्स फंड्स, फंड नीडेड बाय, किसे किसे पैसा लगता है? इंडिविजुअल, business houses and government, and thus फाइनेंस इज कैटेगराइज एज, जो इंडिविजुअल को फाइनेंस लगता है उसे हम क्या कहेंगे? पर्सनल फाइनेंस। जो बिजनेस हाउसेस को फाइनेंस लेगा उसे हम कहेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस। और जो गवर्नमेंट को फाइनेंस लेगा उसे हम कहेंगे पब्लिक फाइनेंस। यहां तक समझ में आया बेटा लाइन? The financial system of country is responsible for the mobilization and allocation of fund। कि पैसा किसके पास जाएगा, कहां से किधर अलोकेट होगा, ये डिपेंड करता है कि आपके कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है। इट हेल्प इन क्रिएशन ऑफ वेल्थ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। द फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया कंप्राइजेस ऑफ फाइनेंशियल क्या? इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विस। उन्होंने क्या कहा कि हम, इन्होंने देखो या एकदम आराम से समझो, चैप्टर जितना आप ध्यान दोगे उतना समझेगा। पहले तो क्या कह रहे हैं आपके लिए, मैं वापस से इस एक पैराग्राफ पे सिर्फ मेरा काम है कि आपको यहां तक चीजें बहुत सही ढंग से बता देना ताकि आपको टेंशन ना रहे। फाइनेंस इज बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। ओके। इट इंक्लूड्स फंड्स नीडेड बाय इंडिविजुअल, बिजनेस हाउसेस एंड क्या? गवर्नमेंट। इंडिविजुअल के लिए जो लगेगा उसे क्या कहेंगे? पर्सनल फाइनेंस। कॉर्पोरेट, बिजनेस को लगेगा कॉर्पोरेट फाइनेंस, गवर्नमेंट को लगेगा पब्लिक फाइनेंस। उसके लिए क्या होना चाहिए बेटा? सिस्टम होना चाहिए। कौन सा सिस्टम? फाइनेंशियल सिस्टम। और फाइनेंशियल सिस्टम में क्या क्या आता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विस। तो ये कहा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। कितनी चीजें बेटा? चार। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज। समझ में आया ये बॉक्स किसका है? यस। दिस चैप्टर डील्स एक्सक्लूसिवली, सिर्फ और सिर्फ इन चार में से हम किसकी बात करेंगे? विद फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया। मतलब आप देखोगे फाइनेंशियल सिस्टम में कितनी बातें आती है? चार। लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर 12वीं में हम सिर्फ एक पॉइंट पे ध्यान देने वाले हैं। वो कौन सा बेटा? फाइनेंशियल मार्केट। चैप्टर एकदम आसान करके दूंगा। आप देखो बहुत बार ना इसका लिंक नहीं लगता, इसलिए प्रॉब्लम आता है। चार चीजें, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। लेकिन आपको स्ट्रक्चर कैसे चालू किया? बोले फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। पैसा किसे किसे लगता है? फंड लगता है इंडिविजुअल्स को, फंड और किसे लगता है? बिजनेस हाउसेस को, फंड किसे लगता है? गवर्नमेंट को। इसलिए इंडिविजुअल को जो फंड लगता है उसे मैं क्या कहता हूं? पर्सनल फाइनेंस। बिजनेस के जो फंड लगता है उसे मैं क्या कहता हूं? कॉर्पोरेट फाइनेंस। जो गवर्नमेंट को फंड लगता है उसे मैं क्या कहता हूं? पब्लिक फाइनेंस। और ये सब अलोकेशन का काम किसका है? फाइनेंशियल सिस्टम का। फाइनेंशियल सिस्टम में कितनी चीजें हैं? चार। कौन सी? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल सर्विस। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग स्पेसिफिकली क्या देखने वाले हैं? फाइनेंशियल मार्केट। यहां तक समझा क्या चैप्टर का सेंस? यस सर।
अब मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ये पहला पॉइंट तुम्हारा चालू हो रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विच मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट। समझ में आ रहा है? फाइनेंशियल मार्केट किसका पार्ट है बेटा, फाइनेंशियल सिस्टम का। एवरीवन गॉट इट, यस और नो? यस। नाउ अब देखो पहला, अब आपको किसका मीनिंग पूछा है चार चीजों में से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कि फाइनेंशियल मार्केट का, फाइनेंशियल मार्केट का। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। अब आप शांति से यहां पे ध्यान दो। फाइनेंशियल मार्केट रेफर्स टू, क्या क्या आता है, अ मार्केट वेयर सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स सच एज बॉन्ड, stock, derivative, government securities, foreign currency, etc. is undertaken। मतलब ये कैसा है पता है? मैं आपको पूछूं व्हाट डू मीन बाय सब्जी मार्केट, तो वो क्या कहेंगे, अ सब्जी मार्केट रेफर्स टू अ मार्केट वेयर सेल एंड परचेस ऑफ वेजिटेबल्स सच एज भिंडी, पोटैटो, टोमेटो एक्सेट्रा टेक प्लेस। ऐसे वाली बात है। इट इज इतना सिंपल है ना। फाइनेंशियल मार्केट क्या है समझो, फाइनेंशियल मार्केट रेफर्स टू मार्केट वेयर सेल एंड परचेस ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल असेट। सिर्फ ये वर्ड याद रखो। जिसे वेजिटेबल मार्केट में तुमने वेजिटेबल्स बोला, यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में कौन से असेट बाय और सेल होगे बेटा, फाइनेंशियल असेट। और उसका एग्जांपल क्या है, बॉन्ड, स्टॉक जिसे शेयर्स वगैरह होता है, डेरिवेटिव्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इतना याद रहा ठीक है, तो दो लिख के भी बाद में एक्सेट्रा लिखा तो भी चले। क्या मीनिंग समझा क्या? What do you mean by financial market? Financial market refers to sale and purchase of which asset? Financial asset. For example, such as bond, securities, government stock, कुछ भी बोलो और एक्सेट्रा लगा। ठीक है, ओके। फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेट थ्रू, अच्छा जैसे सब्जी मार्केट एक जगह पे होता है, किसके थ्रू ये ऑपरेट होता है, मतलब किसके द्वारा। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा पॉइंट है आपका कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है, ये आपने समझ लिया, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट। लेकिन वो ऑपरेट कैसे हो रहा है, दूसरा पॉइंट क्या बेटा, ऑपरेट किसके थ्रू हो रहा है। तो फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेट थ्रू बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड, डिस्काउंट हाउसेस एक्सेट्रा। दूसरा पॉइंट है किसके द्वारा ये चलता है, ऑपरेट थ्रू। बोलो कितनी बातें थी, बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ब्रोकर, म्यूचुअल फंड, डिस्काउंट हाउसेस एक्सेट्रा। पहला पॉइंट क्या था, फाइनेंशियल मार्केट मतलब क्या। फाइनेंशियल मार्केट रेफर्स टू a market where sale and purchase of financial asset take place, मतलब सच है, जो एग्जांपल दे दो। दूसरा ऑपरेट थ्रू, किसके थ्रू ऑपरेट होता है, बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ब्रोकर, म्यूचुअल फंड, डिस्काउंट हाउसेस एक्सेट्रा। समझ में आ रहा है, इजी लग रहा है? ओके। नाउ फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड टू डिस्टिंक्ट पार्ट, और यहीं पे अभी ये चैप्टर आगे बढ़ता है। और ये जरूरी है क्योंकि आप देखो चैप्टर का अगर मतलब समझोगे ना तो बहुत आता है। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल मार्केट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक कौन सा बेटा, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। हमारा चैप्टर का नाम क्या है, भूल गए? वेरी गुड। नहीं आप अपने आंखों से देख ही लो। सर हमारे चैप्टर का नाम है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट इन इंडिया। लेकिन ये कहां से डिराइव हुआ है, फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट। समझ में आया क्या मीनिंग से यहां तक कैसा है हम लोग, यस और नो? पहले मीनिंग कैसे बताया, फाइनेंस इज बैकबोन ऑफ एवरी इकोनॉमी, बराबर है। तो फाइनेंस किसे किसे लगता है, इंडिविजुअल को, बिजनेस हाउसेस को और गवर्नमेंट को। याद आ रहा है आपको, सही बात है। और ऐसे ही करोगे क्लास में ही खत्म होना चाहिए। जो इंडिविजुअल को फाइनेंस लगता है उसे क्या कहेंगे, पर्सनल फाइनेंस। जो बिजनेस हाउसेस को फाइनेंस लगता है उसे हम कहेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस। और जो गवर्नमेंट को फाइनेंस लगता है उसे हम कहेंगे पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, और इसको हम मैनेज करते एक सिस्टम से, उसको क्या कहते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम। कितने पार्ट में वो फाइनेंशियल सिस्टम डिवाइडेड है, चार, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल सर्विस। लेकिन 12वीं में हम लोग सिर्फ किस पे फोकस करेंगे, फाइनेंशियल मार्केट। नाउ व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट refers to a place where sale and purchase of financial asset take place such as bond, securities, stock, example दे दो। फिर फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेट थ्रू बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड, डिस्काउंट हाउसेस एक्सेट्रा।
और फाइनेंशियल मार्केट को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? दो, जो ये चैप्टर का नाम है। कौन सा? मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। क्या बात है, अब समझ में आ रहा है बेटा? चैप्टर कॉन्फिडेंट आ रहा है क्या चैप्टर? बोलो यस और नो। यस, पेज नंबर 81 का हमने ये वाला पार्ट कर लिया और अभी समझ में भी आ रहा है, यस और नो? यस, ठीक है। नाउ अगर सर ये हमको समझा इतना, तो अब हमारा हमारा काम क्या है सर? हम अब आएंगे सबसे पहले पॉइंट पे, विच मार्केट? मनी मार्केट इन इंडिया। क्या शुरू करो भी मैं चैप्टर? लेकिन चैप्टर का पहला हाफ समझना बहुत जरूरी था, तो जाके आपको रहेगा, क्योंकि इस पे बेसिक बेसिक सवाल भी आ जाते हैं। ओके, अब मुझे बताओ बेटा कि क्या मनी मार्केट इन इंडिया, अब देखो सबसे पहले मीनिंग क्या पढ़ रहे हैं हम लोग बेटा? मनी मार्केट। अब जब मैं पढ़ रहा हूं बहुत अच्छे से ध्यान देना, आपके ऑब्जेक्टिव भी मेरे साथ ही कवर हो जाने चाहिए। ठीक, मनी मार्केट इज द मार्केट फॉर लेंडिंग। लेंडिंग का मतलब लोन देना, मतलब आप लोन दे रहे हो, लेंड कर रहे हो मतलब पैसा दे रहे हो। लेंडिंग एंड बोरोइंग, बोरोइंग मतलब लोन लेना। लैंडिंग एंड बोरोइंग विच फंड? शॉर्ट टर्म फंड। इस पे ना बहुत बड़ा, मतलब एक एक मार्क्स का सवाल आ जाता है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है एक्चुअली। कंसेप्ट मतलब बहुत इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मनी मार्केट में लॉन्ग टर्म फंड बोरो या क्या बोलते हैं, बोरो और लेंड किए जाते हैं, या शॉर्ट टर्म फंड? आंसर इज शॉर्ट टर्म फंड। ये पकड़ के रखिए, मनी मार्केट में कौन से फंड को बोरो या लेंड किया जाएगा? एवरीबॉडी, विच फंड? शॉर्ट टर्म फंड। एक एक लाइन बनेगी तो चैप्टर बन जाएगा सर, ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर हो जाएंगे। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? एवरीबॉडी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म। तो मनी मार्केट में आप लोग बताइए कौन से फंड के साथ डील होता है? शॉर्ट टर्म। लेकिन याद रखना, मनी मार्केट इज अ मार्केट वेयर, मार्केट फॉर लेंडिंग मतलब लोन देना, एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड। बोलो ये लाइन सबको याद रहेगी क्या? बोलो क्या? मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड। वापस एक बार मीनिंग बताओ, मनी मार्केट मतलब क्या? मनी मार्केट is a market for lending and borrowing of short term funds. It is a market for dash dash money. अंडरलाइन करो, नियर। नियर मनी मतलब सिंपल, पैसों जैसा, ज्यादा कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगता, इजीली कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास गोल्ड है, मतलब एक्चुअल मनी, लेकिन उसे क्या बोल दूंगा? नियर मनी। तो ये आ सकता है कभी मैच द पेयर्स में आएगा ना, एक तरफ रहेगा मनी मार्केट, एक तरफ रहेगा नियर मनी। तो आप बोल सकते हो कि मनी मार्केट, इट इज अ मार्केट फॉर विच मनी? नियर मनी। दैट इज शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट सच एज ट्रेड बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, प्रोमिसरी नोट्स एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जांपल याद रखना, प्रोमिसरी नोट वगैरह नियर मनी के एग्जांपल। सच इंस्ट्रूमेंट आर हाईली का बेटा लिक्विड, आईएमपी। हाईली लिक्विड मतलब क्या सर? देखो एक बात बताओ, मेरे पास एक घर है, मेरे को कल पैसा लग रहा है, तो मैं अचानक बोलूंगा मेरे को 2 लाख लग रहा है, मेरा 50 लाख का घर है, क्या मैं ऐसे बोल सकता बालकनी बेच देता हूँ? मेरे को पूरा का पूरा घर बेचना पड़ेगा और ऊपर से इतना बड़ा क्लाइंट मिलेगा क्या? नहीं। तो ये इजीली क्या पैसों में कन्वर्ट होगा क्या घर? नहीं। जैसे मेरे पास समझो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आपको ना इंडोर्समेंट याद आ रहा है? इंडोर्स करना मतलब मेरे पास पैसा नहीं, मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक 10,000 का बिल लेके मेरे को तुरंत 9,800 दे देगा, 200 रुपया डिस्काउंट काटेगा। लेकिन मैंने जैसे बिल प्रोमिसरी नोट है इसलिए बता रहा हूं मैं एग्जाम्पल नियर मनी का। लिक्विड, अब मैं इस पॉइंट पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लिक्विड मतलब क्या? मैं प्रोमिसरी नोट बैंक के पास देता हूं, बैंक मेरे को उतना पैसा दे देता है, तो इजी है कि नहीं? लिक्विड मतलब क्या? जो इजीली किसमें कन्वर्ट होता है? कैश में। उस असेट को लिक्विड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लिक्विड। हाईली लिक्विड, सच इंस्ट्रूमेंट आर हाईली लिक्विड। कौन सा? ट्रेड बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, प्रोमिसरी नोट। मुझे पैसा चाहिए और उस वक्त तो इजीली किसमें कन्वर्ट हो रहा है? कैश में, इसलिए उसको बोलेंगे हाईली क्या? लिक्विड। ओके, तो ये हाईली लिक्विड है। एक कंपैरिजन आता है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में। ये रिस्क के केस में कैसा है बेटा? लेस रिस्की। कैसा है? लेस रिस्की एंड इजीली मार्केटेबल विद द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ क्या बेटा? 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। तो 1 साल के अंदर ही इजीली क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है, मार्केटेबल है। तो इसलिए मनी मार्केट के कुछ पॉइंट आपने देखे। मैंने आपको इस चैप्टर का इसेंस पहले बताया। अब हमने पिछले 2 मिनट से कौन सा मार्केट चालू किया? मनी मार्केट। अब व्हाट डू मीन बाय मनी मार्केट? मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड। इट इज अ मार्केट फॉर नियर मनी। फिर नियर मनी का एग्जांपल देंगे, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट सच एज ट्रेड बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, प्रोमिसरी नोट। हुआ?
फिर ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो हाईली लिक्विड है कि लो लिक्विड है? हाईली लिक्विड। हाईली लिक्विड मतलब इजीली कन्वर्ट हो गए पैसों में। हाई रिस्क है कि लेस रिस्क है? लेस रिस्क है। और इजीली क्या है? मार्केटेबल। मोर देन 1 ईयर की विद इन लेस देन 1 ईयर? लेस देन 1 ईयर। इतने पॉइंट समझे मनी मार्केट। देखो एसपी भी हो रहा है क्योंकि सेम चैप्टर एसपी में आपको वो चीजें आएगी, तो आप इस चैप्टर को पकड़ के रखिए। दोनों ही सब्जेक्ट आपके डन हो रहे हैं यहाँ पे और ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं। क्या मनी मार्केट डन है? फाइनेंशियल मार्केट को कितने पार्ट में डिवाइड किया? दो, एक मनी और एक कैपिटल। और अब हम ये क्या कर रहे हैं? मनी मार्केट। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? यस। चलो, तो ये वाला पॉइंट हमने डन किया, तो हमारा पेज नंबर 81 ऑलमोस्ट डन हो गया। इक्विटी शेयर वगैरह उसका ही दिया है। अब हम 82 पे आ रहे हैं, ट्रेड बिल वगैरह बाद में देखेंगे। अब हम देखेंगे क्या बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ विच मार्केट? मनी मार्केट। क्या देख रहे हैं हम लोग? स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट में आप देखो, इन्होंने दो पार्ट में मनी मार्केट को डिवाइड किया। एक है मेरा ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक क्या है बेटा? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब ये चैप्टर बड़ा क्या है? देखो, दो सेक्टर। एक कौन सा सेक्टर है? ऑर्गेनाइज सेक्टर। और एक कौन सा सेक्टर है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब तुम बोलोगे सर ये चैप्टर क्यों इतना बड़ा हुआ है? तो सुनो, ऑर्गेनाइज सेक्टर में उन्होंने क्या बताया? आरबीआई ना। आगे जाके उन्होंने आरबीआई को और डिटेल में एक्सप्लेन किया कि व्हाट डू मीन बाय आरबीआई, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो ये चैप्टर वहां पे कंटेंट बड़ा हो गया। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया है कमर्शियल बैंक, और ये उसी में आपका कवर होगा। मतलब यहाँ पे कर लिया तो उसी का भी आपका बहुत बड़ा पार्ट डन हो जाता है। जैसे टाइप्स ऑफ बैंक हम देखते हैं चैप्टर नंबर 4। कमर्शियल बैंक में आप देखते हो फंक्शंस थे ना, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शंस बैंक के। तो ये यहाँ पे उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो जब आप देखोगे तो ये चैप्टर 12 पेजेस का दिखेगा। बच्चे बोलते बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आप इसके महत्व को समझो, इसके स्ट्रक्चर को समझो, सब चीजें याद रहें। पहले तो फाइनेंशियल मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड किया था, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट तो बाद में पढ़ना है, हमने क्या पढ़ना चालू किया? मनी मार्केट। मनी मार्केट हमने मीनिंग देख लिया। अब हम क्या देख रहे हैं? स्ट्रक्चर। कितने पार्ट में मनी मार्केट को डिवाइड किया गया? दो। एक कौन सा सेक्टर? ऑर्गेनाइज सेक्टर। एक कौन सा सेक्टर? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितनी बातें आपकी? 5। पहले क्या? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको एपेक्स बैंक भी कहते हैं, सबका पप्पा। पूरा मैनेजमेंट कौन देखते हैं? आरबीआई। फिर दूसरा क्या है? कमर्शियल बैंक, जिससे हम लोग डील करते हैं, एसबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईसीआईसीआई बैंक एंड सो ऑन, बैंक जो भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड सो ऑन। फिर हम देखेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइमरी कोऑपरेटिव, सेकेंडरी कोऑपरेटिव या स्टेट कोऑपरेटिव, ऐसे सुना रहेगा, सेंट्रल। तो वैसे ये भी सिंपल है इसका एक्सप्लेनेशन। फिर क्या है? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और पांचवा क्या है? डिस्काउंट एंड फाइनेंशियल हाउस ऑफ इंडिया। इस सबका हमें डिटेल में पढ़ना है, और इसलिए चैप्टर बड़ा होता है। मनी मार्केट एक बार हो गया ना, कैपिटल मार्केट तुरंत खत्म होता है। और तुम थोड़ा पेशेंस रख के इस चैप्टर को मेरे साथ मेरे लेक्चर में कंप्लीट करना, खत्म हो जाएगा। अब देखो, फिर दूसरा कौन सा सेक्टर है? अनऑर्गेनाइज, जिसमें इंडिजीनियस बैंकर है, मनी लेंडर है, साहूकार वगैरह, जो इस पे कोई ऑर्गेनाइज नहीं है। लेकिन आपने देखा रहेगा पैसे तो बैंक से भी मिलते हैं, नहीं तो साहूकार बड़े ब्याज पे दे देता है, जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं, वो ऑर्गेनाइज नहीं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। फिर क्या है सर? अनरेगुलेटेड एंड नॉन बैंकिंग इंटरमीडियरीज। तो ऐसे करके आपका ये डिवाइड हुआ है क्या आपका मनी मार्केट का स्ट्रक्चर। तो देखो, फॉलोइंग चार्ट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट। ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? स्ट्रक्चर ऑफ विच मार्केट? मनी मार्केट। विच मार्केट? मनी मार्केट। देखो बेटा, अब ये जो पार्ट मनी मार्केट इन इंडिया इज डिस्टर्मस बाय नेचर, इट कंप्राइज ऑफ बोथ। इसका गूगल मीनिंग कर लेना पहले तो, फटाफट करो और पढ़ भी लो। और आप करो ताकि आप भी देख लोगे, यहाँ पे लिख भी देंगे, सेम स्पेलिंग देखो, क्योंकि वर्ड नहीं आया तो तुम अल्टरनेटिव वर्ड लिखोगे फटाफट से। चलो सर, अब देखो, ये जो अपना वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है? अ डिवीजन इनटू टू स्पेशली और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स और एंटिटी। तो ये मनी मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड किया है कि नहीं? एक कौन सा? ऑर्गेनाइज, और एक क्या? अनऑर्गेनाइज। तो वही है, मतलब डिविजिबिलिटी। डिवाइस क्या है? डिवीजन बाय नेचर, ऐसे समझो इसको। अभी आप ये वर्ड याद भी या तो भी चलेगा, इतना लिखना, स्ट्रक्चर हमको पता है, मेन चीजें हमें पढ़नी है। अब मुझे बताओ कि कैसे दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये देखो, इज कंप्राइज ऑफ बोथ। बोथ मतलब क्या? एक कौन सा सेक्टर? ऑर्गेनाइज सेक्टर, एज वेल एज एक कौन सा? ऑर्गेनाइज सेक्टर। बेसिकली ये तो बताते आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? सिंपल है ना? मनी मार्केट के स्ट्रक्चर में दो पार्ट में डिवाइड है। पीयूष यहाँ पे ध्यान दो, एक कौन सा? ऑर्गेनाइज और एक कौन सा? अनऑर्गेनाइज।
द ऑर्गेनाइज सेक्टर इंक्लूड, ऑलरेडी 5 बातें बोलो। पहला क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट एंड डिस्काउंट एंड क्या, फाइनेंशियल हाउस ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या आएगा? अदर हैंड कंप्राइज ऑफ इंडिजीनियस बैंकर, मनी लेंडर, अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। तो इस पूरे पैराग्राफ में क्या दिया है? तो यही दिया है, ऑर्गेनाइज सेक्टर, इसके नाम अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो पैराग्राफ एक बार टिक कर दो कि हमारा हुआ। ये तो अपन होता छोड़ दिया, नहीं छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा कि आप मनी मार्केट को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? 2। स्ट्रक्चर, क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 2। एक ऑर्गेनाइज और एक क्या, अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज में कितने रहेंगे? ये 5, और अनऑर्गेनाइज में ये 5, ये 3। ये खत्म हुआ। यस। मनी मार्केट सेंटर इन इंडिया आर लोकेटेड एट मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता। 3 टीम आईपीएल की आती है, ठीक है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। हाउएवर, मुंबई इज द ओनली एक्टिव मनी मार्केट सेंटर इन इंडिया विथ मनी फ्लोइंग फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो आपको पूछा ना कौन सा एक्टिव पार्ट है, तो मुंबई, ठीक है? ये ऑब्जेक्टिव के लिए, इसमें कोई लर्न नहीं करना है, लेकिन एक बार पढ़ के रखा तो बात खत्म। और यहाँ पे ये वाला चार्ट अपना खत्म हुआ, मतलब पेज नंबर 82 का वन साइड अगेन डन। लर्निंग कुछ नहीं करना था, लेकिन क्वेश्चन क्या था इस पे? स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट। कितने पार्ट में डिवाइड है मनी मार्केट? 2। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। कितने एक्टिव सेंटर कहाँ पे? मुंबई। बस, बाकी का कहाँ पे उसका कुछ लेन देना नहीं अपने को। क्या से समझ में आ रहा है क्या बेटा? यस और नो? हाँ। 80। अब यहाँ पे आएंगे सर, ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब उस पेज के सेकंड पेज पे, मतलब सेकंड पार्ट। कितने पार्ट में डिवाइड है मनी मार्केट? 2। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक क्या, अनऑर्गेनाइज। द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ मनी मार्केट कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट मतलब क्या 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 आता है ऑर्गेनाइज सेक्टर? कंसिस्ट ऑफ, तो ये 5 बातें तो आपने ऑलरेडी पढ़ी थी। बोलो क्या क्या आता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज एक्सेट्रा। लेट्स डिस्कस ऑर्गेनाइज सेक्टर वन बाय वन। और पहले क्या डिस्कशन चालू किया बेटा? आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अब इस चैप्टर का नया पड़ाव चालू हो जाता है। मनी मार्केट ही चल रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम रिजर्व बैंक पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। तुमको पता है आईएमपी क्वेश्चन में सिर्फ रिजर्व बैंक पे एक आईएमपी क्वेश्चन, मतलब 8 मार्क्स का सवाल अगर आया तो आपका नसीब अच्छा रहा, तो मनी मार्केट के स्ट्रक्चर में से सिर्फ वो पूछेंगे व्हाट डू मीन बाय रिजर्व बैंक। मतलब मैं अभी बता रहा हूँ, आगे उसका और भी पॉइंट रहेगा। तो अभी चलो, रिजर्व बैंक क्या है सर? एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज सेंट्रल बैंक विच इज द एपेक्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। एपेक्स मतलब क्या? सर्वोत्तम। हर वर्ल्ड मतलब दुनिया में, हर देश में एक तो भी कौन सा बैंक होता है? बताओ बेटा। एक तो भी मेन, जिसको कौन सा बैंक कहा जाता है? सेंट्रल बैंक। क्या कहा जाता है बेटा? सेंट्रल बैंक। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, हर देश जितने भी है दुनिया में, उनका हर एक का एक कौन सा बैंक होता है? सेंट्रल बैंक। जो एपेक्स मतलब सुप्रीम, सबसे ऊपर उसका वैल्यू रहता है बैंकिंग सिस्टम में। ये क्या कराता है? भरोसा देता है, इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग द मनी मार्केट इन द क्या, कंट्री। तो मनी मार्केट को रेगुलेट करने का काम कौन सा बैंक करता है? आरबीआई, मतलब सेंट्रल बैंक। कौन करता है बेटा? आरबीआई। अगर वो आ जाए सेबी वेबी, तो याद रखना, एक्चुअली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बैंकिंग के हिसाब से कमर्शियल बैंक की आपका सेंट्रल बैंक कौन रेगुलेट करता है मनी मार्केट को? सेंट्रल बैंक, मतलब आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ क्या बेटा? अवर कंट्री, मतलब भारत का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब आपको पूछा ना सेंट्रल बैंक का नाम क्या है इंडिया में? आरबीआई, मतलब क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई वॉज सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कौन सा कमिटी? हिल्टन यंग कमीशन। याद रखना, ये आईएमपी बेटा, ये आ जाता है पेपर में कि कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन पे आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था, या मैच द पेयर्स में आएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बता रहा हूं, ये बड़ा सवाल तो किधर भी नहीं आएगा, लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर के, एसपी के हो या इको के हो, इस चैप्टर से। और आप बताओ, आरबीआई कौन से बेसिस पे, किसके रिकमेंडेशन पे आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था? हिल्टन यंग कमीशन। बताओ वापस एक बार, आरबीआई किसके रिकमेंडेशन पे आया था? हिल्टन यंग कमीशन। वापस एक बार, आरबीआई किसके रिकमेंडेशन पे आया था? हिल्टन यंग कमीशन। द आरबीआई एक्ट, ये याद रखो, 1934 प्रोवाइड स्टैट्यूटरी बेसिस ऑफ द फंक्शन ऑफ द बैंक
आरबीआई कमेंस मतलब बिजनेस चालू कब किया आरबीआई ने? ऑन 1 अप्रैल 1935। ओसीएम में गलती हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक, अभी भी किसी के पास ओल्ड बुक है तो उन्होंने गलती से ओसीएम में क्या दिया है पता है? ओसीएम में जाओ आप, अगर आपके पास अभी टेक्स्ट बुक होगी, नहीं है तो घर पे जाना, यही इन्होंने 19 आई थिंक सो 43 दिया है शायद से, नहीं ये 44 दिया है और ये 45 कर दिया है ओसी में, और ऑब्जेक्टिव में भी सेम मिस्टेक किया है। तो आप याद रखना कहीं पे अगर करेक्शन कर लेना तो करेक्शन क्या उसी में करना है, यहाँ पे कर दोगे नहीं तो। सर आरबीआई एक्ट कब आया था? 1934, और आरबीआई कमेंस कब हुआ था? 1935, एक साल बाद। 44 45 नहीं है, वो गलती हुई है ओसीएम में। ओसीएम में भी आरबीआई का पॉइंट है, ओसीएम में भी ईयर है, लेकिन वहां पे उनका प्रिंटिंग मिस्टेक है। समझा क्या? यस और नो? हाँ सर, अभी तो हम जनरल डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। आरबीआई वॉज नेशनलाइज, लेकिन नेशनलाइज कब हुआ था? 1 जनवरी 1949। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑफ द क्या? मनी मार्केट। तो सर मुझे ऑब्जेक्टिव बताओ, इस चैप्टर में 4 ऑब्जेक्टिव आ सकते, 4 5। पहला, भारत का जो सेंट्रल बैंक है वो क्या नाम से जाना जाता है? एकदम सिंपल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहला एमसीक्यू डन। दूसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसके रिकमेंडेशन पे आया? हिल्टन यंग कमीशन। दूसरा भी हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट कौन सा? 1934। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमेंस कब हुई? 1935। यस 1930, ये भी याद रखो, 1 अप्रैल 1935, क्योंकि वो अगर 1 जून दे दे तो प्रॉब्लम हो जाए। 1 अप्रैल 1935। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज कब हुआ? 1 जनवरी 1949। और ये इंपॉर्टेंट डेटा, ये 3 साल में बच्चों को यूजुअली सालों मतलब ईयर में तो प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन ये सबसे पहला आरबीआई का जो एक्ट है, एक्ट क्या है? 1934। आरबीआई जो कमेंस हुई, कमेंस कब बेटा? 1 अप्रैल 1935। लेकिन आरबीआई जो नेशनलाइज हुई, नेशनलाइज 1 जनवरी 1949। क्लियर बेटा तीनों ऑब्जेक्टिव? यस और नो? तो 5 ऑब्जेक्टिव वापस एक बार हो जाता। आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक, आरबीआई कौन से कमीशन के रिकमेंडेशन पे? हिल्टन यंग कमीशन। फिर आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई कमिट्स 1 अप्रैल 1935, आरबीआई नेशनलाइज 1 जनवरी 1949। वो आपको 1 अप्रैल देंगे 1949 तो नहीं, 49 याद रखोगे, लेकिन याद रखो एक नया साल 1 जनवरी 1949 को आरबीआई क्या हो गया? नेशनल। डन बेटा यहाँ तक? तो ये आरबीआई का इंट्रो था, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और यही के साथ आप एक डेफिनेशन देखोगे और एक डेफिनेशन दूसरा डायरेक्ट लर्न कर लेने का। प्रोफेसर डब्ल्यू ए शॉ, बेटा पृथ्वी शॉ का भाई हो, प्रोफेसर डब्ल्यू ए क्या? शॉ। व्हाट डू मीन बाय सेंट्रल बैंक? मस्त नाम लिखो, डेफिनेशन लिखो। सेंट्रल बैंक इज अ बैंक विच कंट्रोल क्रेडिट। लर्न हो गया एकदम आरबीआई का, अगर 8 मार्क्स का सवाल आया तो। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू ए शॉ, सेंट्रल बैंक इज अ बैंक विच कंट्रोल क्रेडिट। वापस एक बार बोलो, सेंट्रल बैंक इज अ बैंक विच कंट्रोल क्रेडिट। समझ में आया? सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई की बात चल रही है, तो एक डेफिनेशन आपने यहाँ पे किया, सेंट्रल बैंक इज अ बैंक विच कंट्रोल क्रेडिट। अब दोस्तों जो इंपॉर्टेंट सवाल है इस चैप्टर का, एक तो 4 मार्क्स को आएगा, नहीं तो 8 मार्क्स को आएगा, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। क्या सवाल होगा? फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो अगर आपको फंक्शंस ऑफ आरबीआई पूछा तो सिर्फ ये मत लिख के आना, क्या सर फंक्शंस, पहले आप लिखना मीनिंग। आपको पता है कि हर बैंक का एक सेंट्रल बैंक होता है, भारत का क्या है? आरबीआई। इसके रिकमेंडेशन पे हिल्टन यंग कमीशन। आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई क्या कमेंस बिजनेस 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935, और आरबीआई नेशनलाइज 1 जनवरी 1949। इतना लिखोगे, चेक कर लोगे कितना होशियार बच्चा है, उसे क्या पता ये आता अपने को, बाकी कुछ नहीं आता। लेकिन उसको बताना कि क्योंकि चेक तो वही एकदम आप, और बाकी जो आधा जो लिखो उसको ही फुल मार्क्स देगा। फिर इतना ही नहीं, उसके बाद लिखेंगे डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डब्ल्यू कैपिटल में, ए कैपिटल में और शॉ दो अंडरलाइन, सेंट्रल बैंक इज अ बैंक विच कंट्रोल क्रेडिट, और फिर लिखना फंक्शन। बोलेगा वाह खत्म। मतलब इंप्रेशन आपको भाई आप पे है कि आप कैसे इंप्रेशन जमाते। पहला फंक्शन अब समझो, आपको ये तो आ ही जाएगा, इश्यू ऑफ व्हाट? करेंसी नोट। बेटा अपने आज आपकी जेब में जितने भी नोट आए वो छपी कहाँ पे? आरबीआई के ऑथोराइजेशन में। नासिक में भी एक सेंटर है जेल रोड पे, है ना, करेंसी प्रिंटिंग, यहाँ पे भी प्रिंट होता। कभी प्लान बना ना,
मनी हेस्ट देखा है ना? हाँ सर, जाएंगे फुल, तब मारेंगे पकड़ के, नहीं ना, प्लान सक्सेस होगा मतलब, है ना, एकदम भारी हो तो अपने दरवाजे थोड़ी रखेंगे, बैग लेके जा रहे हैं, रास्ता मारेंगे, रोक लो। इशू ऑफ करेंसी क्या? नोट। आरबीआई हैज द सोल राइट, सोल मतलब अकेला, खुद के पास, किसी और के साथ किसी दूसरे को अधिकार नहीं, अंदर का लैंग्वेज देखो, सोल राइट टू इशू करेंसी नोट्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशन एक्सेप्ट, सिर्फ एक डिनोमिनेशन का आरबीआई नोट इश्यू नहीं करता, क्या? ₹1 का नोट एंड कॉइन, एज पर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम 1957, आरबीआई रिक्वायर्ड टू मेंटेन मिनिमम गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अप टू कितना बेटा? 200 करोड़, आउट ऑफ विच गोल्ड, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 115 करोड़ का क्या रहेगा? गोल्ड, एंड रिमेनिंग 85 करोड़ शुड बी इन टर्म्स ऑफ बेटा फॉरेन करेंसी एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब तुम यहाँ पे उलझ गए क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है, उलझो मत, हेडर याद रखो, हेडर क्या है सब लर्न करवा के। हमारा क्वेश्चन क्या है? फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आप देखो कोई भी करेंसी नोट निकाल के देखोगे तो वहां पे आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है, आई प्रॉमिस ऐसे लिखा होता है, मैंने बताया भी था, उर्जित पटेल और शक्तिकांत दास, ऐसे सिग्नेचर आपको दिखेंगे, ठीक है ना? यहाँ पे ध्यान, सर हेडर लर्न हो जाएगा, अंदर का कंटेंट नहीं होता इसलिए मेहनत ले रहा हूं मैं, हेडर हो गया है। पहला क्या है? फंक्शन, एवरीवन, फंक्शन क्या है? याद है, अंदर क्या लिखे इसलिए मेहनत कर रहे हैं सर। आरबीआई हैज विच राइट? सोल राइट टू इशू करेंसी नोट्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशन एक्सेप्ट क्या? ₹1 का नोट एंड कॉइन, ठीक है, बोलो कि आरबीआई हैज का बेटा सोल राइट टू इशू करेंसी नोट एक्सेप्ट ₹1 नोट, इतना याद रह जाएगा। yes. दूसरा, एज पर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम 1957, एक्ट याद रहा तो ठीक, नहीं याद रहा तो कोई दिक्कत नहीं। कितने का हमने रिजर्व रखना है? 200 करोड़ का। कितने का? 200 करोड़। देखो, गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ ₹200 करोड़, आउट ऑफ विच, ये 200 में क्या कैलकुलेशन है? 200 में देखो 115 और 85 कितना होता? 200। तो 115 करोड़ का क्या रहेगा? शुड बी इन गोल्ड, और 85 करोड़ शुड बी इन टर्म्स ऑफ क्या? फॉरेन करेंसी। ये पुराना है लेकिन आपको याद ही रखना है, अंदर तो बोलना 200 करोड़ का रिजर्व चाहिए। 200 करोड़ में से कितना मिनिमम आपके पास गोल्ड चाहिए? 115, और 85 का क्या चाहिए? फॉरेन। याद रहा ठीक, नहीं याद रहा टेंशन मत, तो हेडर तो लिख के आएंगे, इशू ऑफ क्या? करेंसी नोट्स। होल एंड सोल राइट किसके पास है? आरबीआई, याद रहा तो लिख देना। दूसरा, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। सर आपका अकाउंट हो सकता है एसबीआई में हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक में हो सकता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र या कोई भी बैंक में, लेकिन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है क्या? हाँ, तुम इनडायरेक्ट टैक्स भरते, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स भरते, ये जो बड़ी बड़ी फीस है, तो मोदी जी का अकाउंट भी तो किधर होगा, मतलब गवर्नमेंट का, भारत सरकार का, तो वो कहाँ पे पैसे रखते होंगे कभी सोचो तो। उनका जो अकाउंट है, मतलब ये देखो, आर बैंकर्स टू द क्या? गवर्नमेंट। आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द क्या? गवर्नमेंट। तीन बातें बेटा, अंदर का कंटेंट लर्न करा रहा हूँ, हेडर तो मैं बाद में करा भी दूंगा आपको। हम क्या पढ़ रहे हैं? फंक्शंस ऑफ आरबीआई। पहला था इशू ऑफ करेंसी नोट, दूसरा है आरबीआई बैंकर्स टू द क्या? गवर्नमेंट। तीन बातें लिखेंगे। आरबीआई एक्ट किसकी तरह काम करता है? एक तो बैंकर्स, दूसरा एजेंट, और तीसरा एडवाइजर। कभी कोई बोलते ना कि उनको कभी ज्ञान बांटना रहा कि क्या चल रहा है, क्या परिस्थिति, इंटरेस्ट रेट बढ़ा है कम करे, तो एडवाइस देने का काम भी आरबीआई करेगा। तो तीन बातें, कौन सा? बैंकर, एजेंट और एडवाइजर। बैंकर, एजेंट और क्या? एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। इट ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बोथ सेंट्रल और क्या बेटा? स्टेट, दोनों गवर्नमेंट। भारत में कितनी सरकार है? दो, एक राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार। केंद्र सरकार मतलब अभी बीजेपी, राज्य सरकार महाराष्ट्र में देखो तो अगेन बीजेपी, राष्ट्रवादी, शिवसेना का मिक्सअप है, लेकिन अलग अलग है ना। जैसे आप अगर देखो बंगाल में तो ममता दीदी है ना, दिल्ली में केजरीवाल अलग है। तो पॉइंट क्या है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दो अलग है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? बैंकर्स टू द गवर्नमेंट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि स्टेट गवर्नमेंट का भी बैंक है? दोनों का। लाइन क्लियर हो गया? वेदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो कि स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों का ही आरबीआई क्या करता है? एज अ बैंकर रहता है। अब इट एक्सेप्ट मनी एज वेल एज क्या बेटा? मेक्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ये कितने सिंपल सिंपल पॉइंट है, सिर्फ याद रखो, अपने आप लिखते आएंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं? बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। तीन चीजें, बैंकर, एजेंट और एडवाइजर।
दूसरा पॉइंट क्या था, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या, नहीं, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट। तीसरा पॉइंट क्या था, आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे पैसा एक्सेप्ट करता है और गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या करेगा, पेमेंट भी करेगा। तो एक्सेप्ट और मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट वो कर सकता है, ठीक है। फिर इट इज ऑल्सो अंडरटेक और मैनेजमेंट ऑफ विच डेट बेटा, पब्लिक डेट, कोई कर्जा की बात है तो ये भी मैनेज करेगा। इट एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन वाइड रेंज ऑफ क्या, इकोनॉमिक इशू, और अलग अलग इकोनॉमी इशू पे ये क्या करेगा, गवर्नमेंट को एडवाइस भी करेगा। तो एडवाइजर हमने पढ़ा ही था, ये वाला पॉइंट लिखना। इतना सर याद नहीं रहता ना, लेकिन वही तो प्रॉब्लम है, हमको ये दिक्कत नहीं, पढ़ तो लेंगे, आप पढ़ा दोगे, लेकिन बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस लाओ। आप मुझे बताओ क्वेश्चन क्या है, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। पहला काम क्या है, हेडर याद रखना। पहला हेडर क्या था, इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन आएगा उसमें। दूसरा हेडर क्या था, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। फिर आप क्या कहोगे बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, तीन चीजें, ये एक क्या है, बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर। एडवाइजर से एक पॉइंट पे याद आ जाएगा, इकोनॉमिक इशू पे एडवाइस करना, लिखो। फिर बैंकर्स में बोलना कि बोथ गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल का भी, और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ये क्या करता है, पेमेंट एक्सेप्ट और रिसीव कर सकता है। बस अपने लैंग्वेज में लिखो, मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स काटेगा नहीं आपके। दो, तीसरा फंक्शन क्या है, बैंकर्स टू द बैंक, म्हणजे काय सर, तुमको पैसा लगता है, तुम कमर्शियल बैंक के पास जाओ, जब कमर्शियल बैंक को पैसा लगेगा किसके पास जाएगा, आरबीआई। तो इसीलिए उसे कहा जाता है ये बैंक का भी बैंक है, बैंकर्स बैंक। क्या बोला बेटा, बैंकर्स बैंक, ये बच्चों को समझता ही नहीं। पहला क्या था, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, दूसरा क्या, बैंकर्स टू द बैंक। अब पढ़ के बताता हूँ, ध्यान से समझ। तीन पॉइंट हो गए बेटा, बहुत आराम से जा रहे हैं अपन, कोई घाई नहीं है। समझो, जितना ऑब्जर्वेशन रखोगे उतनी चीजें समझेगी करके। आरबीआई एक्सरसाइज स्टैट्यूटरी कंट्रोल, स्टैट्यूटरी म्हणजे काय बेटा, लॉ द्वारा दिया गया हुआ अधिकार। आरबीआई एक्सरसाइज स्टैट्यूटरी कंट्रोल ओवर विच बैंक, ये लाइन में तुमको लर्न करवा के दूंगा, क्योंकि एक ही शब्द यहाँ पे डिफिकल्ट जाएगा, स्टैट्यूटरी कंट्रोल। स्टैट्यूटरी कंट्रोल भी आता तुमको, अगर मैं इतना बोलता ये वर्ड हटा के, आरबीआई एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर विच बैंक, कमर्शियल, इजी लगता। फिर क्या वर्ड आ गया, स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी मतलब क्या, जो लॉ द्वारा अधिकार दिया गया है। तो आरबीआई क्या करेगा बेटा, आरबीआई एक्सरसाइजेस विच कंट्रोल, स्टैट्यूटरी कंट्रोल ओवर विच बैंक, कमर्शियल। All scheduled banks are compulsorily required to maintain certain minimum which reserve beta, cash reserve with the Reserve Bank of India RBI against the demand and time liability। अब तुमको ये ना कंसेप्चुअल बताता हूँ। अगर तुमने सपोज एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक के पास 100 करोड़ का डिपॉजिट है ना, तो आरबीआई क्या बोलता है, काम कर, इसमें से एग्जांपल दे रहा हूं तुमको, 35% मेरे पास डिपॉजिट रख, मतलब कितना करोड़, 35। ये क्यों बोला, क्योंकि आरबीआई के पास, अगर एसबीआई के पास 100 करोड़ आया, इसने 35 करोड़ आरबीआई के पास रख दिया कंपलसरी, तो मार्केट में कितना बांट सकता है। क्रेडिट कंट्रोल का एक विषय आगे बताऊंगा, और इस फाउंडेशन में भी न्यू सिलेबस में काम में आएगा तुमको। कंसेप्ट अगर बताने गया तो ज्यादा रिलेवेंट है नहीं इस मोमेंट पे, तुमको जरूरी नहीं है, लेकिन क्या है, एक कंपलसरी, देखो, सर्टन मिनिमम कैश रिजर्व हमें किसके पास रखना पड़ता है, इस बाकी बैंक को किसके पास पैसा रखना पड़ता है बेटा, आरबीआई के पास, अगेंस्ट द डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। आरबीआई प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बैंक इन द फॉर्म ऑफ क्या बेटा, डिस्काउंटिंग ऑफ एलिजिबल बिल। डिस्काउंटिंग बिल पता है क्या, अकाउंट में पड़ा था, 1000 रुपए का बिल है, आपको बैंक के पास रखते हो तो आपको पैसा मिलता है। वैसे अगर कमर्शियल बैंक को चाहिए तो किसके पास बिल रखेगा, आरबीआई के पास, और आरबीआई उससे क्या करेगा, पैसा देगा। वैसे डिस्काउंटिंग बिल। लोन भी दे सकता है क्या आरबीआई कमर्शियल बैंक को, यस। लोन एंड एडवांसेस आर आल्सो प्रोवाइडेड अगेंस्ट द अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले हेडर याद रखो। क्या हेडर याद रखोगे, बैंकर्स। क्या पॉइंट होगा, पहला तुमको लिखते आ जाएगा, आरबीआई एक्सरसाइज स्टैट्यूटरी कंट्रोल ओवर द क्या बेटा, कमर्शियल बैंक, और शेड्यूल बैंक आर कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू मेंटेन। ये दूसरा पॉइंट याद नहीं रहा, उसे स्किप करो। तीसरा, क्या ये बोल सकते हो क्या, आरबीआई प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बैंक इन द फॉर्म ऑफ क्या बेटा, डिस्काउंटिंग वगैरह, और लोन एंड एडवांसेस आल्सो प्रोवाइडेड अगेंस्ट द क्या, अप्रूव्ड सिक्योरिटी। तो इतना बोलो कि बैंकर्स बैंक का लोन एंड एडवांस देते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, कंट्रोल है, इसलिए बैंकर्स क्या है, बैंक। तीन फंक्शन क्या आते बोलो,
इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स टू द बैंक। वेरी नाइस। अब चौथा, कस्टडियन ऑफ विच रिजर्व, कस्टडियन ऑफ क्या बेटा, फॉरेन रिजर्व। तुमको पता है कि फॉरेन रिजर्व मतलब तुम्हारा जो डॉलर में पैसा आता है ना, यूरो, पॉन्ड्स, ये किसके पास रहता है, आरबीआई। कस्टोडियन मतलब क्या, कस्टोडियन मतलब क्या, कस्टोडियन मतलब क्या, जिसके पास संभालने को दिया है, अधिकार है वो। आपने, अरे आपने क्या ना, आप कोई बाहर जाते हो, आपके घर में कुत्ते बिल्ली अगर रहेंगे, पेट्स को नहीं लेके जा सकते पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो आप क्या करते हो, उसकी कस्टडी, ऐसे बोलते हैं, पर उसकी कस्टडी अपने नेबर को देके जाते हो, बोले तू सांभालून ठेव। वैसा मतलब किसके पास वो रहता है फॉरेन रिजर्व, सी, पे अटेंशन। फटाफट पढ़ लो, एक मिनट आराम से चल रहा है सर, एक इतने पॉइंट करो, फिर अपन थोड़ा ब्रेक लेंगे और फिर आगे और पढ़ेंगे। लेकिन ये देखो, आरबीआई एक्ट एज अ क्या बेटा, कस्टडियन ऑफ व्हाट, कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इट हैज मेंटेन ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रुपीज एज वेल एज क्या, इंश्योर स्टेबिलिटी। क्या आपको पता है, अभी आप गूगल करोगे ना, एक डॉलर इज इक्वल टू कितने रुपीज, तो आपको कुछ तो रेट दिखेगा, 82 84 समथिंग। तो ये जो रेट फ्लक्चुएट हो रहा है ना, ये किसके कंट्रोल में हो रहा है बेटा, आरबीआई। मतलब कौन मेंटेन कर रहा है, वो आरबीआई। RBI also undertake buy and sale of currency of all the member of the International Monetary Fund। मतलब क्या, IMF। ये अंदर का एक्सप्लेनेशन बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, लेकिन हेडर याद रखो, क्या, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बोलो हेडर मेरे साथ, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बोलो हेडर क्या, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखना, आरबीआई एक्ट एज अ कस्टडियन ऑफ कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो वही हेडर पे ही तुम्हारा पहला पॉइंट होगा। फिर आप बोलोगे इट हैज मेंटेन ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज, बस, और बाय और सेल करेगा करेंसीज ऑफ ऑल मेंबर, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो कितने पॉइंट किए हमने, चार। पहला क्या था, इश्यू ऑफ करेंसी नोट। दूसरा, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। तीसरा, बैंकर्स टू द बैंक। चौथा, कस्टडियन ऑफ क्या, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सवाल क्या था, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। अब कितने पॉइंट बाकी है, एक, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ये तो बताओ गई मैं। उसके बाद और दो पॉइंट जो इजी है, पहले वो करूंगा फिर इसमें इस पे एक्सप्लेनेशन दूंगा। एक क्या है, कलेक्शन ऑफ क्या, पब्लिकेशन, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डाटा। पता है आपको कि कभी कभी आता है कि भारत में बहुत सारे लोन तो लिए गए लेकिन चुकाए ही नहीं गए, तो लोन एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग असेट, ऐसे नाम है, अभी आपको नहीं समझेगा वो, लेकिन ये डाटा, कितने कितना लोन लिया, किसका लोन डूब गया। अभी गदर मूवी आया था, गदर, गदर 2, किसका था वो, सनी देओल का, बराबर। अब सनी देओल का मूवी, तो उसमें अभी क्या था कि मूवी के बाद वो बहुत उसका नाम फेमस हुआ, तो ना बीच में एक न्यूज आया कि सनी देओल के प्रॉपर्टी पे लोन वगैरह लिया था, वो जब्त करना था, बैंक ने माफ कर दिया। तो ये डाटा लीक कहां से होता है, ये कहाँ पे रहता है, ये कलेक्ट कौन करता है, तो देखो, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डाटा, आरबीआई कलेक्ट एंड कंपाइल, कंपाइल मतलब एक साथ रखना, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। एकदम छोटा सा पॉइंट है, आना ही चाहिए आपको फंक्शन। मैंने एक पॉइंट क्यों सिट किया, क्योंकि वहां पे जाता तो तुम ये भी नहीं करते, ऐसे मत करो। कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ क्या, डाटा। अंदर कितना है, आरबीआई कलेक्ट एंड कंपाइल स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। खत्म हो गया। फिर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्या बेटा, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट फंक्शन। प्रमोशन एंड डेवलपमेंट मतलब क्या, आरबीआई आल्सो परफॉर्म सर्टेन प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन सच एज एक्सटेंडिंग बैंकिंग सर्विस टू विच सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया। गांव खेड़ों में बैंक ही नहीं है, लोगों को शहर में जाना पड़ता है पैसे निकालने। आरबीआई बोलता है अच्छा ऐसा है, कौन से गांव में नहीं है भाई, चलो ये तो एक काम करो, आरबीआई का एक काम है, उधर छोटी छोटी बैंक जानी चाहिए कंपलसरी। क्यों, गांव के लोग नहीं है क्या, उनको को तकलीफ भाई, चलो भेजो वहां पे। तो ये जो प्रमोशनल एक्टिविटी है, आरबीआई ऑल्सो परफॉर्म सर्टन प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन सच एज एक्सटेंडिंग बैंकिंग सर्विस टू सेमी अर्बन और क्या बेटा, रूरल एरिया, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू डिपॉजिटर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैंक में पैसा रखा, बैंक वाले गायब कर गए, तो सिक्योरिटी क्या है, तो भरोसा तो चाहिए। तो इसलिए भरोसा कौन देता है, आरबीआई देता है कि तुम्हारा पैसा गया तो टेंशन मत लेना, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। इसलिए लोग अपना वैल्यूएबल चीज है, पैसे, किसी दूसरे के पास है। ओके, फिर डेवलपमेंट स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट, इंडस्ट्रियल फाइनेंस, और नाबार्ड वगैरह सुना है क्या आपने, नाबार्ड। नाबार्ड मतलब उसी में पढ़ा था हमने कि वो एग्रीकल्चर क्रेडिट मतलब फार्मर लोगों को सस्ते रेट पे पैसा देना। तो ये गांव खेड़ों में ये बैंकिंग जाए, ये आरबीआई देखता है। लास्ट क्या बेटा, अदर फंक्शन।
Other function मतलब RBI act as a we shout clearing house for settling accounts between member bank as a lender of last resort. Lender of last resort मतलब क्या, जब किसके पास कुछ भी नहीं मिलेगा तो किसके पास जाने पड़ेगा, आरबीआई. तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, लास्ट उम्मीद है ये. एंड ऑल्सो प्रोवाइड लिक्विडिटी टू बैंक एक्सपीरियंसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टी. ऑल्सो प्रोवाइड व्हाट बेटा, लिक्विडिटी. बीच में पता है कि एक बंदा, एक कोई तो बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में से बहुत बड़ा कर्जा लेके भाग गया. अब इतना बड़ा फ्रॉड हुआ तो बैंक तो डूब जाएगी, बैंक तो बंद हो जाएगी. और अगर भारत में बैंक बंद हो गई तो कितना बड़ा कांड होगा. तो बैंक बंद नहीं होने देना है तो कौन मदद करता है, आरबीआई. उनको पैसा देता है, प्रोवाइड लिक्विडिटी. तो दिस आर द 8 फंक्शंस. हमने कितने पढ़े, 7. यस, आरबीआई लोन भी देता है बैंक को, मरने नहीं देता आरबीआई बैंक को. अगर वो बंद पड़ी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, डिपेंड्स करेगा. अब मुझे बताओ क्या पढ़ा, फंक्शंस ऑफ आरबीआई. पहले 4 तो बहुत सिंपल है. इश्यू ऑफ करेंसी नोट, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स टू द बैंक, कस्टडियन ऑफ क्या, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. फिर 5वां ये वाला यहाँ पे देखा, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डाटा. उसके बाद प्रमोशन एंड डेवलपमेंट फंक्शन एंड अदर फंक्शन. चलो ये 3 बताओ क्या थे, कलेक्शन एंड क्या, पब्लिकेशन ऑफ डाटा, फिर प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शन और अदर फंक्शन. ठीक है. और पहले 4 क्या थे, issue of currency note, bankers to the government, bankers to the bank, custodian of foreign exchange. आरबीआई का डेफिनेशन याद आएगा, यस क्या, सेंट्रल बैंक इज द बैंक विच कंट्रोल्स क्रेडिट. सिंपल है, डब्ल्यूएच हो गया. अब एक पॉइंट जो छूटा था बेटा, वो कौन सा पॉइंट था, कंट्रोल क्रेडिट. कंट्रोल क्रेडिट मतलब क्या होता है, क्या मैं अगर आपको कहूं ना, मतलब एकदम सिंपल पहले बता दो, इसलिए पॉइंट को मैं लास्ट में रखा. आप कितना खर्चा करोगे ये आरबीआई डिसाइड करती है, मतलब कुछ भी आप कितना खर्चा करते हो ये आरबीआई डिसाइड करती है. क्रेडिट कंट्रोल करना मतलब मार्केट में कितना पैसा जाना चाहिए और कितना पैसा नहीं जाना चाहिए, आरबीआई डिसाइड करती है. आपके परचेसिंग पावर को लगाम लगा देगी. सर जल्दी बताओ ना, कोई एग्जांपल दो हमें ताकि हमें समझे. यहाँ पे एक वर्ड है वो मैं बताना चाहूंगा पहले, बहुत ही ऐसे रैंडम है. मार्जिन वगैरह दिख रहा है क्या, मार्जिन वगैरह आपको दिख रहा है, अच्छा तुम देख रहे हो वहां से वो देखो, लेकिन वो देखो कहाँ पे, इधर है क्या, फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट है ना. चलो मैं बताता हूँ अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ और समझो, तुमको ही मजा आएगा अगर इसे पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं. अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बेटा कि आपने सुना रहेगा कि लोन लेते वक्त कितना परसेंट लोन डिसबर्स करता है बैंक. मतलब कोई चीज अगर 1 लाख की है तो बैंक पूरा 1 लाख रुपए लोन देता है क्या, ना बैंक 80-90% लोन देता है. ये अगर आपको नहीं पता हो तो बता दो. बैंक क्या बोलता है, देख भाई सुनो, ये तुमको मार्जिन वाली बात बता रहा हूं, सुनो ध्यान से, तुमको थोड़ा आगे अच्छा लगेगा. कि 1 लाख की चीज है ना तो बैंक कभी 1 लाख लोन नहीं देता. बैंक बोलता है साहेब आम्ही काय करू तुम्हाला 90% लोन देऊन टाकू, पण 10% हे मार्जिन है, म्हणजे तुम्हाला 10% पैसे द्यावा लागते. मतलब सर आप कितना पैसा दोगे मुझे, आप जब 10,000 दोगे तो बैंक कितना लोन दे देगी, 90,000 चलेगा. लेकिन एटलीस्ट 10,000 किसका चाहिए, वो कस्टमर खुद का. तो मार्जिन मनी कितना हो गया, 10%. कितना हो गया, 10%. आराम से लोग मैनेज कर लेते हैं 10,000. 1 लाख की चीज लेनी लेकिन 10,000 तो मैनेज हो जाएगा, 90,000 का तो क्रेडिट पे मिल रहा है. लेकिन आरबीआई को लग रहा है डिमांड बहुत बढ़ गई है, चीजें बिकनी नहीं चाहिए, लोगों ने खरीदनी नहीं चाहिए. आरबीआई पैसा कम नहीं करेगा लोगों का, वो क्या बोलेंगे, मार्जिन मनी बढ़ा देगा. बोले मार्जिन मनी आज से 50%, तुम्हारे जेब में 50,000 रखो, हम आपको लोन कितना देंगे उस वैल्यू का, 50,000. अब मुझे बताओ पहले अगर 10 लोग 10,000 अफोर्ड करते थे, अब 50,000 हो गया तो कम हो गए कि नहीं लोग, हो गए. 2 ही लोग आएंगे 50,000 देंगे, 50 का लोन लेंगे. तो मैंने 1 लाख की चीज बताई. बहुत बार लोग ना घर लेते, हाउसिंग लोन, मतलब घर का प्राइस होता है 30 लाख रुपए मिनिमम बोल रहा हूँ, या 30 लाख का लोन लेना है. 30 लाख में अगर मैं बोलूँ ना 10%, 3 लाख तुम दो, बाकी 27 लाख गवर्नमेंट देगा या बैंक देगा तो लोगों को चलता है, कोई दिक्कत नहीं. 3 लाख अभी तक मेहनत से कमा लिया होता है. लेकिन कभी अगर बैंक ने बोला 10 नहीं, सिर्फ इधर बोला कि 40%, 12 लाख तुम दो, दे पाएंगे लोग, वो घर ही नहीं लेंगे. इट इज लाइक बजाज फाइनेंस. आईफोन पहले बहुत महंगे थे, ऐसे सुना, बजाज फाइनेंस है हर किसी के जेब में आईफोन.
बोले 0 डाउन पेमेंट घेऊन जा, फक्त हफ्ता द्या. पगार 10,000 रहेगा, 8,000 हफ्ता रहेगा, लेकिन फोन में 1.5 लाख का फोन. क्या ही कर रहे हैं भाई, जेब में 1.5 लाख का फोन. मुद्दा क्या है, मार्जिन मनी. कंट्रोल क्रेडिट मतलब क्या, व्हाट इज, उसने कैश लिया, उसके पास में दे, उसने कैश में लिया. मैं जनरल बोल रहा हूँ, वो छपरी लोगों की बात कर रहा हूँ अपने लिए. ठीक है. जनरल टेंडेंसी क्या है, सुनो. कंट्रोल क्रेडिट मतलब क्या, उधारी मतलब इस, तुमको समझ में भावना क्या है कि मार्केट में पैसा बढ़ना या कम होना ये कौन डिसाइड करता है, आरबीआई. इसलिए उसको कंट्रोल क्रेडिट बोलते हैं. अलग अलग तरीके, एक तो मैंने क्या बताया, मार्जिन. ये समझा क्या आपको, अगर मैं चाहता हूं कि लोगों का परचेसिंग पावर कम हो तो मार्जिन मनी बढ़ेगा क्या कि कम होगा, लोग कम खरीदे, बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा लॉजिकली, क्योंकि गवर्नमेंट चाहते जितना मार्जिन मनी बढ़ेगा लोग उतना पैसा जेब से नहीं दे पाएंगे, तो बदले में क्या करेंगे, खरीदेंगे ही नहीं. वैसे ही अलग अलग टूल है. और इस पे एक सवाल आता है ऑब्जेक्टिव, बहुत ध्यान से सुनना, इसलिए मैं आज का लास्ट पॉइंट है लेकिन इस पे मैं शांति से आया. क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, बोलो क्या, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, एक ऑब्जेक्टिव जरूर आता है. मतलब भले ये सवाल ना है लेकिन इससे ऑब्जेक्टिव आएगा. ध्यान से सुनना. एज पर द, पर सुप्रीम बैंकिंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री. ठीक है, एज अ सुप्रीम बैंकिंग अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री, मतलब आरबीआई सुप्रीम बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है. ठीक है. आरबीआई हैज द पावर, पावर मतलब क्या, अधिकार. आरबीआई हैज द पावर. क्या पावर है सर, टू इन्फ्लुएंस द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक. कि कमर्शियल बैंक ने कितना लोन देना चाहिए, ये इन्फ्लुएंस मतलब इस पे कंट्रोल कौन रखता है, आरबीआई. अगर आरबीआई ने बोला 50% का मार्जिन वही लेने का, कमर्शियल बैंक उसके आगे जा सकते नहीं, गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा. ऐसे नहीं कि आमची मर्जी, नहीं. कमर्शियल बैंक ने बोला वही करना, मतलब आरबीआई ने बोला वही किसको करना पड़ेगा, कमर्शियल बैंक. और 50% लोग देंगे नहीं तो लोग लोन लेंगे नहीं और पैसा मार्केट में जाएगा नहीं. तो मुद्दा क्या था यहां तक, आरबीआई हैज पावर टू इन्फ्लुएंस the volume of credit created by which bank beta, commercial bank. It also monitor the purpose और use of credit कि लोग किसके लिए पैसा यूज कर रहे हैं. अब ये क्या है, ध्यान से पढ़ो, क्या है, क्वांटिटेटिव मेथड. अब ये पूछा जाता है, ऑड वर्ड में भी पूछा जाता है, और बच्चों को ना ऑड वर्ड ढूंढते नहीं आता, तो याद रखो कौन से मेथड पढ़ रहे हैं हम लोग, क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव मेथड मतलब बैंक रेट, open market operation, variable reserve ratio such as cash reserve ratio, सीआरआर. जो न्यू सीए फाउंडेशन के न्यूज स्कीम में है ये, क्या आपको जो मैंने कहा था ना कि कमर्शियल बैंक को कंपलसरी कुछ पैसा कहां पे रखना पड़ता है, आरबीआई. इट इज सीआरआर. क्या है, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एक्सेट्रा. कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड. ये लेकिन हमने क्या पढ़ा बेटा, क्वांटिटेटिव. बाकी सब छोड़ो, सिर्फ क्वांटिटेटिव के नाम याद रखो. ये बोल रहा हूं सुनो, पहला कौन सा रेट है, बैंक. फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. इनकी वजह से आरबीआई क्या कर सकती है, मार्केट में पैसों का फ्लो कम नहीं तो ज्यादा कर सकती है. कैसे सर, कंसेप्ट बताओ. एसएलआर बताता हूँ, सिंपल सा कंसेप्ट मैं बताना चाहूंगा. हम क्या पढ़ा, क्वालिटेटिव की क्वांटिटेटिव बेटा. ठीक है, ये मेरा आरबीआई है, और इस पे इतना बताना था इसलिए क्योंकि पढ़ाना थियरी नहीं है, थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट. ये मेरा कमर्शियल बैंक है, एग्जांपल क्या लिया मैंने, एसबीआई. और एक बैंक ले लेता हूँ, आईसीआईसीआई. ठीक है. सिनारियो वन, जब कोई व्यक्ति, मतलब इसके पास, बैंक के पास 1 लाख रुपया डिपॉजिट आया दोनों मिला के, तो इसमें से बैंक क्या बोलती है, आरबीआई क्या बोलता है, तो एटलीस्ट 20,000 मेरे पास रख. कितना, 20,000 मेरे पास. बैंक कितना लोन दे सकती है अब 1 लाख में से, 20,000 तो इधर चले गए, तो कितना लोन दे सकती है, 80,000 मार्केट में दे सकते हैं. यस सर. क्वांटिटेटिव पढ़ रहे हैं हम. अगर बोल रहे हैं हमको चाहिए कि मार्केट में 80,000 नहीं 60,000 जाए, तो बैंक क्या करेगी, इस लिमिट को बढ़ाएंगे कि कम करेगी, बढ़ाएगी. मतलब 20 नहीं, कितना कर देगी बैंक का, 40. समझ रहे हैं. और ये देना ही पड़ेगा कमर्शियल बैंक को, तो अपने आप ये बाय डिफॉल्ट मार्केट में 80 नहीं, कितना दे पाएंगे, 60. क्योंकि बाकी तो उन्होंने कहां पे रख दिया, आरबीआई के पास. इसे कहते हैं कंट्रोल ऑफ क्रेडिट. क्या कहते हैं बेटा, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट. की मार्केट में कितना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं. अगर मैं चाहूं तो इस पे 1 घंटे का सेपरेट डिस्कशन हो सकता है, लेकिन करना नहीं, आपको जितना समझे उतना मैंने बता दिया. ये कौन सी बात पढ़ी हमने, क्वांटिटी. क्या पढ़ा, क्वांटिटी. अब मैं लिख देता हूं क्योंकि आपको फिर में डिफरेंस बिटवीन और सारी चीजें हो जाएगा. क्वांटिटेटिव, बताओ पहला क्या था, वेरी गुड, यहां पे लिख लो बैंक रेट. फिर
ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये क्या होता है तुमको अगर मैं बता दूं, ओपन मार्केट ऑपरेशन बताना नहीं चाहिए मैंने अभी, लेकिन आया है तो क्योंकि तुम्हें समझना चाहिए, ये फाउंडेशन में तो है ही। एसबीआई ना, सपोज ये बैंक है, कमर्शियल बैंक, ये कोई चीज अगर सेल करेगी आरबीआई को, तो आरबीआई से पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा ना। ओपन मार्केट ऑपरेशन, अगर इसको पैसों की जरूरत है ना, तो एसबीआई क्या करेगी, इसे सेल करेगी और आरबीआई इसे पैसा देगी, तो कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा है, तो मार्केट में ज्यादा पैसा जाएगा। अदरवाइज अगर मार्केट में पैसा कम करना है, तो आरबीआई ना सेल नहीं, मतलब एसबीआई सेल नहीं, आरबीआई क्या करेगा, इससे इस आरबीआई सेल करेगा इसको, और पैसा किधर चला जाएगा, एसबीआई टू आरबीआई, कमर्शियल बैंक टू आरबीआई। समझाने को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, उन्होंने सिर्फ नाम दिया, मैं क्यों बता रहा हूँ, ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब एसबीआई क्या बोलेगी कि कोविड चल रहा है, मैंने अगर लोगों को लोन दिया तो लोन क्या डूब सकता है क्या? हाँ, लोग ऐसे भी मुझे ब्याज देंगे, तो उतना ही ब्याज कौन देता है इनको? आरबीआई। लेकिन पैसा लोगों को नहीं बांटते, पैसा किसके पास रहता है? आरबीआई। ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेलिंग एंड परचेसिंग बहुत अलग टर्म है, लेकिन तुमको बहुत बेसिक बता रहा हूं, यहाँ पे नाम आए। एनीवेज, बैंक रेट क्वांटिटेटिव, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्वांटिटेटिव। तीसरा क्या है? सी आर आर क्वांटिटेटिव। चौथा क्या है? एस आर क्वांटिटेटिव। और कुछ है? नहीं। ये चार चीजें, चार नाम आए तो कौन सा मेथड है बेटा? क्वांटिटेटिव। बोलो मेथड कौन सा? क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है। और आगे था फिर क्वांटिटेटिव, बोले पैसों में दिमाग नहीं लगाना है, तो बोले दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास। कौन सा ऑप्शन है क्वांटिटेटिव के बाद? बोलो। क्वालिटेटिव। देखो यहाँ पे वेरिएबल रिजर्व, ये हो गया। कंट्रोल द वॉल्यूम, अब ये देखो ये क्या है? क्वालिटेटिव मेथड सच एज फिक्सिंग मार्जिन, मार्जिन का एग्जांपल दे दिया मैंने, बढ़ाना। क्रेडिट रेशनिंग, मॉरल फ्यूजन एक्सेट्रा रेगुलेट द पर्पस ऑफ यूज ऑफ क्रेडिट। तो आपको क्या देखे, देखो तीन बताओ। पहला क्या था? मार्जिन, फिर क्रेडिट रैशनिंग और मॉरल फ्यूजन। अब देखो यहां पर, ये था क्वांटिटेटिव। अब मैं येलो में लिख रहा हूं, क्या बेटा? क्वालिटेटिव। पहला बताओ क्या था? मार्जिन मनी। तो दूसरा क्या था बेटा? क्रेडिट क्या? रैशनिंग। फिर तीसरा क्या था? मॉरल सीजन। तो आपको इसके बीच में अगर मॉरल सीजन दे दिया तो ऑड वर्ड क्या रहेगा? मॉरल सीजन। क्यों? क्योंकि ये वाली चीजें क्या है? क्वांटिटेटिव, और ये क्या है? क्वालिटेटिव। बस फिलिंग द ब्लैंक से ऑड वर्ड के लिए काम है। आपको अगर ये सब दिया और इसमें बैंक रेट दे दिया, तो ऑड वर्ड क्या रहेगा? बैंक रेट। क्योंकि ये तीनों क्या है? क्वालिटेटिव, और बैंक रेट कहां से आता है? क्वांटिटेटिव। इसलिए बस ये मैंने डिस्कशन। और इसके साथ बाय डिफॉल्ट तुम्हारा क्रेडिट कंट्रोल वाला पॉइंट तो हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है। मॉरल सीजन मतलब ये आरबीआई ऊपर से कंट्रोल डालते कि देना ही नहीं, डायरेक्ट प्रेशर दिया तो मॉरल सीजन का मतलब ही होता है कि आरबीआई बोलेगी अगर तूने पैसा दिया तो देखना लाइसेंस कैंसिल कर देगा। बहुत सारे, हाँ मतलब प्यार, साम दाम दंड भेद सब पैसे जाएंगे, और भी बहुत सारी बात है, लेकिन आपको समझिए इससे मैंने बहुत सिंपल टर्म में बता दिया। ओके। अब आपका हो गया ये वाला पॉइंट यहाँ पे खत्म। ठीक है, क्लासिफाइड अभी, लेकिन इसके बाद ये जो था, हाँ कमर्शियल बैंक कल करना है, आज नहीं। लेकिन आरबीआई खत्म हो गया क्या अपना? हम लोग, और इस चैप्टर में ना बच्चा आगे जाता है ना, बहक जाता है, भूल जाता है कि कर क्या रहे। हमने क्या किया? मनी मार्केट, मनी मार्केट का कौन सा सेक्टर? ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में अभी तक पहली चीज पढ़ी है क्या? आरबीआई। कमर्शियल बैंक पढ़ना बाकी है, इसलिए चैप्टर को ज्यादा हो सकता है। आज आरबीआई कर लो, कमर्शियल बैंक कर लो, इतना कर लिया, यहाँ से तुम्हारा फिक्स 10 मार्क्स आ जाएगा। डन बेटा? चलो, थैंक यू सो मच, यहाँ पे रुकते हैं, बाय बाय।